हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच से पहले तो हमें ये पता चल होना चाहिए कि मांग की लोच होती क्या है। किसी भी वस्तु की कीमत में, संबंधित वस्तु की कीमत में या उपभोक्ता की आय में पर जब परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। मांगी गई मात्रा में और वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उनके अनुपात को हम कहेंगे मांग की लोच। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। लेकिन हमारे सिलेबस में, +2 सिलेबस में सिर्फ मांग की कीमत लोच ही आएगी, इसलिए हम सिर्फ मांग की कीमत लोच को ही स्टडी करेंगे। मांग की कीमत लोच होती क्या है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन व वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। इसको मांग की कीमत लोच को हमें ईडी से डिनोट करते हैं और ईडी इक्वल टू माइनस का निशान आगे लगाया जाता है बेटा, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है, इसलिए इनमें ऑपोजिट रिलेशन है। तो इसके आगे लगाएंगे हम माइनस का निशान। ये हो जाएगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, या वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यह है बेटा हमारी मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया है, कि डिग्रीज कितनी है इसकी। ऐसा होता है बेटा, कभी तो वस्तु की कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो जाए और वस्तु की मांग में कम परिवर्तन, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तु की कीमत में तो कम परिवर्तन हो जाए और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। तो इसको ही कहा जाता है डिग्रीज, या मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ कितनी हैं। ये 5 टाइप की हैं, 5 श्रेणियाँ हैं इसकी। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूर्णतः लोचदार मांग कौन सी होती है? जब प्रचलित कीमतों पे तो मांग अनंत होती है, लेकिन यदि कीमत में जरा सा भी परिवर्तन हो जाए तो मांग शून्य हो जाती है। और इसका जो कर्व होता है, डिमांड कर्व, पूर्णतः लोचदार का जो डिमांड कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसा कि आपकी डायग्राम में शो किया गया है। और इसमें ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, उसको हम माप नहीं सकते। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग कौन सी होती है? जैसे नाम से ही पता चलता है, पूर्णतया बेलोचदार। इसमें कीमत घटे या बढ़े लेकिन मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मांग स्टेबल रहती है। इसमें जो मांग कर्व का शेप होती है वो होती है वाई एक्सिस के पैरेलल, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। और इसमें क्योंकि मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, मांग पूर्णतया बेलोचदार है, इसमें ईडी इक्वल टू 0 होगी, शून्य है, क्योंकि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता मांग में। तीसरा है बेटा इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग कौन सी होती है? इसमें जितना परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही परिवर्तन मांग में होता है, यानी कि कीमत जितनी बढ़ेगी मांग उतनी ही कम हो जाएगी, या कीमत जितनी कम होगी मांग उतनी ही बढ़ जाएगी। ये होती है इकाई लोचदार मांग, और इसमें ईडी इक्वल टू 1 होती है। चौथा टाइप है इसका इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग कौन सी है? जैसे नाम से ही पता है, क्योंकि हमारा टॉपिक मांग से रिलेटेड है, मांग की लोच देखनी है हमने। इकाई से अधिक लोचदार, तो मांग अधिक, यानी कि कीमत में कम परिवर्तन और डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन। यदि कीमत थोड़ी सी भी कम हो जाए तो मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, या कीमत के जरा सा बढ़ने पर मांग ज़्यादा कम हो जाती है।
तो इसमें जो मांग की लोच है वो हो जाएगी ED इज ग्रेटर देन 1। इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग, जैसे नाम से ही पता है कि इकाई से कम, यानी कि जब कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में उसकी तुलना में कम परिवर्तन होता है। कीमत तो ज़्यादा बढ़ जाए और डिमांड कम बढ़े, कम कम हो जाए, या कीमत तो ज़्यादा कम हो जाए और मांग थोड़ी बढ़े। तो इसलिए इसमें जो ED है वो लेस देन 1, जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से कम हो जाएगी। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की विधियाँ। भाई मांग की कीमत लोच को हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब कीमत में परिवर्तन होता है तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। ये निकालने के लिए हमें मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करना पड़ेगा। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, और तीसरा है ग्राफिक विधि या ज्यामितीय विधि, ग्राफिक मेथड। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि हम कहेंगे किसको, इसे क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इस वस्तु पर होने वाले कुल व्यय के द्वारा जब हम मापते हैं, यानी कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय किस दिशा में बढ़ता है, किस दिशा में जाता है, इसके द्वारा जब हमें मांग की लोच को ज्ञात करते हैं तो ये कही जाएगी हमारी कुल व्यय विधि। यानी कि कभी कीमत कम हो जाती है और कीमत कम होने के बाद कुल व्यय बढ़ जाता है, या कीमत तो बढ़ जाती है और कुल व्यय कम हो जाता है, या कभी कभार ऐसा होता है कीमत घटे या बढ़े, कुल व्यय स्थिर रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुल व्यय विधि के द्वारा हम यही कुल व्यय ऐसे ही मांग की कीमत लोच को ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, जैसे हमारे पास है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें प्राइस है हमारे पास से और डिमांड है और टोटल एक्सपेंडिचर है। स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे किसी की कीमत, किसी वस्तु की कीमत है 5 रुपये और डिमांड है 4 इकाइयों की, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़। फिर कीमत कम हो जाती है, कीमत 5 रुपये से कम होके 4 रुपये हो गई और डिमांड बढ़ के 5 इकाइयों की हो गई, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 20 ही रहा। इसके बाद कीमत बढ़ गई, पहले कीमत कम हुई, 5 से 4 हुई और अब कीमत 10 रुपये हो जाती है, तो डिमांड 2 यूनिट्स की करेगा सिर्फ, और फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका? 20 ही रहा। इसमें कीमत घटी या बढ़ी लेकिन कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुल व्यय हमारा स्टेबल है। तो ऐसे में जो ED है वो इक्वल टू 1 होगी, इकाई के बराबर होगी। मांग की जो कीमत लोच है वो 1 मानी जाएगी। इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये थी हमारी इकाई के बराबर मांग की लोच। दूसरा है इकाई से अधिक मांग की लोच। इकाई से अधिक मांग की लोच कौन सी होगी? जब कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय कम हो जाता है, यानी कि कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय कम हो जाएगा और कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो मांग की लोच होती है वो कही जाती है इकाई से अधिक, ED इज ग्रेटर देन 1। जैसे आपको इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है, जब कीमत 5 रुपये थी तो टोटल एक्सपेंडिचर होता था हमारा 20 रुपये, कीमत कम हो गई 4 रुपये हो गई कीमत कम होके, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 24 रुपये हो गया। उल्टा हुआ, कीमत कम हुई लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और यदि कीमत बढ़ जाए फिर 4 रुपये से बढ़ के कीमत होगी हमारी 6 रुपये, कीमत तो बढ़ी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 6 के बाद 18 रुपये।
कीमत बढ़ी लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो इसमें जब कीमत कम होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये चलते हैं तो हमारी जो ईडी है वो 1 से ज़्यादा हो जाती है। ईडी इज़ ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। तीसरी है हमारी इकाई से कम। इकाई से कम कब होती है? इकाई से कम जब मांग की लोच है, जब कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़े और कीमत कम हो जाए तो कुल व्यय भी कम हो जाए। दोनों सेम डायरेक्शन में चलें। अगर कीमत कम हो तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम और कीमत बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। जैसे आपको इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है, जब कीमत 5 रुपये थी तो टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा 20 रुपये का, और जब कीमत 4 रुपये हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। कीमत कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो गया 16 रुपये। जब कीमत बढ़ जाती है, बढ़ के 6 रुपये हो जाती है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, 24 रुपये हो जाता है। यानी कि कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ेगा, कीमत कम होगी तो कुल व्यय भी कम हो जाएगा। तो इसमें जो मांग की कीमत लोच है वो हो जाएगी इकाई से कम। इसमें हम जब कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम हो जाता है और कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हमें अगली करेंगे अनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा कैसे मांग की कीमत लोच को ज्ञात किया जाता है। इसको मैंने नोट्स पहले भेज दिए थे आपके पास। अब इनको नोट्स को सामने रख के और वीडियो को सुनना ध्यान से, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। ओके बेटा।